आज हमने टॉपिक लिया है इंडियन मार्केट्स एंड मीडिएटर्स। तो ये हमने टॉपिक लिया है सीबीएसई एनसीईआरटी के रेफरेंस है, क्लास 7 के लिए है, सिविक्स है टॉपिक है। तो अगर हम इसमें खास करके वीविंग जो इंडस्ट्री है, तो उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो ये कुछ बनारसी साड़ी है, तो ये बनारसी साड़ी सिल्क से बनी रहती है और ये वाराणसी जो है इंडिया में, जिसको बनारस ऐसे भी कहा जाता है, तो जो होली सिटी है, तो वहाँ ये साड़ियाँ बनती रहती है। तो अगर हम नेशनल हैंडलूम डे की बात करें तो इंडिया में नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है टू सेलिब्रेट द वीविंग इंडस्ट्री। एंड जो भी इंडिया में जो साड़ी बनती है बनारसी, तो उसके ऊपर एक जीआई टैग लगा देते हैं गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से जो भी फ्रॉड है तो उसको प्रिवेंट किया किया जा सके। तो केस स्टडी सिल्क वीवर्स वाराणसी। तो इंडियन जो मार्केट होते हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, तो वीकली मार्केट हो सकते हैं, रिटेल मार्केट हो सकता है या होलसेल मार्केट हो सकते हैं, शॉप हो सकते हैं या शॉपिंग मॉल हो सकता है। तो यहाँ अलग अलग जगह पे हमें क्या मिल सकता है, तो यहाँ हमें बनारसी साड़ी मिल सकती है। तो अगस्त 7 अगर बात करें तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनल हैंडलूम डे एवरी ईयर इन इंडिया टू एक्नॉलेज, टू अप्रिशिएट, टू पार्टिसिपेट the participation contribution of textile industry in India सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने इंडिया के सोशल ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में अभी तक जितना भी ये किया है, मदद किया है, तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन को, उनके कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट करने के लिए इंडिया क्या करती है, तो नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट करती है ऑन अगस्त 7 एवरी डे, एवरी ईयर। तो जो बनारसी साड़ी होता है, तो वो आइडेंटिफाई किया जाता है विद जीआई टैग, जिसको जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग ऐसे भी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट ये मार्कर है टू प्रोटेक्ट बायर एंड सेलर अगेंस्ट एनी फ्रॉड। यानी अगर कोई डुप्लीकेट साड़ी ना बेचे या कोई डुप्लीकेट साड़ी ना खरीदे, तो इसके लिए ये जीआई टैग लगा रहता है पर्टिकुलर साड़ी के ऊपर। अगर हम वीवर्स की बात करें, तो ये वीवर की कंडीशन है, ये वीवर ऐसी कंडीशन में ये जो हैंडलूम है, तो ये करता रहता है। आप देखेंगे यहाँ जो सिल्क थ्रेड है और यहाँ एग्जैक्टली जो है, तो यहाँ आउटपुट धीरे धीरे बन रहा है। तो अगर ये जो है ये फाइनल आउटपुट है और ये देखेंगे तो ये हमारा रॉ मटेरियल है। तो अगर आप व्यूअर की कंडीशन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसका कंडीशन घर का उतना अच्छा नहीं है। यानी इसका मतलब है कि जो व्यूअर इतनी महंगी-महंगी अच्छी-अच्छी साड़ी बना रहा है, तो उसके बदले में भी उसको अच्छा रिटर्न रेम्युनरेशन, वेजेस या सैलरी नहीं मिल रहा है। तो सिल्क वीवर्स वाराणसी के जो है, तो जिसको बनारस या वाराणसी ऐसे भी कहा जाता है, तो ये एक हिस्टोरिक होली सिटी है। तो ये सिटी फेमस है फॉर टेम्पल्स के लिए, उनकी आरती के लिए, जो आरती की जाती है गंगा रिवर बैंक के ऊपर या गंगा घाट के ऊपर। तो बनारसी सिल्क साड़ी जो है, तो वो दिखाती है इंडियन ट्रेडिशन को, कल्चर को एंड इंडियन हिस्ट्री को। तो बनारसी जो सिल्क साड़ीज़ मिलती है, वो अलग-अलग प्रकार की मिलती है, जैसे जमदानी है, तंचोई है, देन कड़वा है, देन जंगला है, शिखरगढ़ है, देन खड्डी है, देन खिनकाब है। तो ये अलग-अलग क्या मिलती है, तो साड़ी के टाइप मिलते हैं, जो वहाँ बनती है बनारस में। तो साड़ीज़ आर मेड अप ऑफ प्योर गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड आल्सो। यानी कुछ-कुछ साड़ी ऐसी होती है कि जो गोल्ड एंड सिल्वर के थ्रेड से बनाई जाती है। तो दीज़ साड़ीज़ आर नोन फॉर रिचनेस, हाई प्रोफाइल क्लाइंटेल ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया के बहुत अमीर अलग-अलग जगह से बहुत अमीर-अमीर लोग क्या करते हैं, ये जो हैंडलूम वाली साड़ी है, तो हैंडलूम यानी हाथ से बनाई हुई साड़ी जो है, तो इसको खरीदते हैं या उसके लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो अगर हम ये जो सिल्क है, तो सिल्क फैब्रिक बनने का अगर प्रोसेस देखें, तो सबसे पहले ककून आता है, ककून के बाद रॉ सिल्क आ जाता है। इससे ककून से रॉ सिल्क बना जाता है, फिर उसको ट्विस्ट करके सिल्क यार्न बनाया जाता है। फिर उसके बाद उसका वीविंग किया जाता है एंड सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है। तो अगर हमारे जो भी अभी इस टॉपिक है, इस टॉपिक में मेजरली हम यार्न से बात करना चालू करेंगे, क्योंकि ककून जो है, तो ककून ऑलमोस्ट जो है, तो ये बन के ही आता है। तो ज जभी भी कोई भी साड़ी बनती है बनारस की, तो उसमें जो पहले जो एक प्रिंटिंग बनता है, उसको मोटिफ कहा जाता है। तो मोटिफ जो है, तो एक आर्टिस्ट रहता है, ये जो अलग-अलग प्रकार के डिज़ाइन बनाता है। उसके बाद जो वीवर होता है, तो वीवर उसको वीविंग करता है। ये जो मोटिफ होता है, तो मोटिफ पहले पेपर पे बनाया जाता है, उसके बाद उसके पंच कार्ड बन जाते हैं। पंच कार्ड बनने के बाद जो वीवर होता है, तो ये आइदर मेल पकड़ी या फीमेल पकड़ी है, तो ये क्या करते हैं, तो उसको वीविंग करते हैं एज़ पर द डिज़ाइन। एंड ये छोड़कर, यानी एक मोटिफ हो गया, एक वीवर हो गया और थर्ड पर्सन हो गया एक बंडल हैंडलर।
जो अराउंड 5600 जो थ्रेड है उसको मैनेज करता रहता है एट अ टाइम। तो सिल्क वीवर जो है, तो इसके अगर सिल्क वीवर जो है तो उसकी सिल्क की मेकिंग प्रोसेस अगर देखें, तो ये मैन्युफैक्चरर होते हैं या वीवर होते हैं, वो रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया या और चाइना। तो मेजरली एक्चुअली चाइना से वो रॉ मटेरियल लाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज़ चाइना प्रोवाइड्स चीपर रॉ मटेरियल कंपेयर टू इंडिया। तो रॉ मटेरियल उसके बाद प्रोसेस किया जाता है। वीवर जो है तकरीबन खुद के 1 या 2 लूम खरीदता है, खुद परचेज़ करके लेता है टू मेक अ फैब्रिक। और जनरली ये जो भी लूम लिए होते हैं, तो ये लोन पे लिए रहते हैं वीवर ने। टिपिकली जो बनारसी साड़ी होता है, उसमें मिनिमम 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो वीवर होता है, मोटिफ आर्टिस्ट होता है एंड बंडल हैंडलर होता है, जो हैंडल करता है अराउंड 5600 थ्रेड वायर। तो मोटिफ एंड डिज़ाइन जो होते हैं, तो पहले पेपर पे बनाए जाते हैं, उसके बाद उसके पंच कार्ड बनाए जाते हैं एज़ पर द डिज़ाइन। तो वीवर जो है, तो उसके बाद डिज़ाइन करता है साड़ी को एज़ पर द डिज़ाइन। तो सिल्क मेकिंग प्रोसेस अगर देखेंगे, तो यहाँ जो जो है वीवर ने क्या किया, अरेंज कर लिया है थ्रेड को, और उसके बाद धीरे इस मशीन पे सारा हैंडलूम मशीन पे कर कर वो क्या करता है, धीरे-धीरे उसमें से फैब्रिक बनाना चालू करता है। तो जो की सेगमेंट इन टेक्सटाइल, किसी भी अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो प्रोसेस पहले रॉ मटेरियल आता है, उसका गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग होता है, फिर प्रोसेसिंग होता है एंड गारमेंट या अपैरल या फैब्रिक प्रोडक्शन होता है। तो कॉटन हो या जूट हो या सिल्क हो, वूल हो, उससे पहले फाइबर बनाया जाता है, फिर उससे यार्न बनाया जाता है, फिर फैब्रिक बनाया जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है फैब्रिक को, फिर फाइनल जो गारमेंट है, अपैरल है, तो ये बनाया जाता है, जिससे वूलन टेक्सटाइल्स, सिल्क टेक्सटाइल्स, जूट टेक्सटाइल्स एंड टेक्निकल टेक्सटाइल्स, अलग-अलग ये जो फैब्रिक है, ये बनाए जाते हैं। तो सिल्क, तो ये जो प्रोसेस होता है साड़ी बनाने का, पर साड़ी ऑन एवरेज अराउंड 10 से 30 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि साड़ी का जो डिज़ाइन है वो कितना कॉम्प्लेक्स है या कितना उसमें इंट्रिकेट है। तो वन द वीवर जो है, तो एक बार उसने साड़ी बनाई, तो वन्स मेड वीवर सप्लाइज़, एक बार साड़ी हो गई, तो वीवर क्या करता है, वो सप्लाई जो साड़ी को सप्लाई करता है मैन्युफैक्चरर जिसने ऑर्डर दिया था, जिसके लिए वो काम करता है, अदरवाइज़ मैन्युफैक्चरर जो है या ट्रेडर कि जिसने उसकी ऑर्डर दी थी, तो मैन्युफैक्चरर सेल इट टू ट्रेडर हू माइट हैव प्लेस्ड ऑर्डर। तो मैन्युफैक्चरर किसी ऑलरेडी अगर उसके पास ऑर्डर रहेगा, तो वो ट्रेडर को दे देगा, या अदरवाइज़ उसके फॉर द साड़ी और रैंडम जो ओनर है, तो उसको वो साड़ी बेच देगा मैन्युफैक्चरर। तो अभी जो चैलेंजेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वो क्या-क्या है अभी फ़िलहाल? तो इसमें अगर हम देखेंगे, तो स्केर्सिटी ऑफ कॉटन है, यानी कि रॉ मटेरियल हम कह सकते हैं, तो पावर सप्लाई का भी प्रॉब्लम रहता है अगर पावर लूम है तो। फिर स्किल्ड टेक्नीशियन अवेलेबल नहीं है, देन फैब्रिक जो है, तो उसको एक्सपोर्ट करना फिनिश प्रोडक्ट होने के बाद, देन अवेलेबिलिटी ऑफ पावर लूम जो है, तो वो भी मुश्किल है क्योंकि बहुत महँगे आते हैं, उसके बाद टैक्सेशन होता है, और जो भी करंट मशीनरी है, वो एब्सोल्यूट हो गया है, यानी कि वो इतना अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है फिलहाल, जो वीविंग इंडस्ट्री है उसको। सिल्क फैब्रिक जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनके चैलेंजेस, तो जो कॉस्ट है धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है। रॉ मटेरियल, लेबर चार्जेस, टैक्सेस, देन शॉप रेंट, देन जो लेबर जो होते हैं, उनकी अवेलेबिलिटी की वजह से भी क्या होता है कि लेबर की कॉस्ट धीरे-धीरे इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि अभी कम लेबर अवेलेबल है एज़ अ वीवर। तो चाइना जो है, तो चाइना प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल, तो वो चीपर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरर का इंटेंशन या वीवर का इंटेंशन रहता है टू परचेज़ रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना ओनली। विथ चाइना मटेरियल जो होता है, मेकर कैन मेक मोर प्रॉफिट। तो पावर लूम अभी जैसे ही आ गए हैं इंडिया में, तो यानी कि जो लूम जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, जिस उसको पावर लूम कहते हैं, एंड हैंडलूम का मतलब है कि जो हाथ से मैन्युअली चलते हैं, उसको हैंडलूम कहते हैं। तो जो पावर लूम होते हैं, तो इट पोजेस अ बिग चैलेंज टू हैंडलूम इंडस्ट्री। वीवर जो वीवर है आजकल के, तो वो बहुत सारे वीवर पावर लूम पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, काम उनको कम करना पड़ता है और आसानी से पैसा मिल जाता है। एंड कंपेयर टू हैंडलूम की बात करें, तो बहुत मेहनत है और उसके ऊपर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो वीवर ये जो है अभी फ़िलहाल नाउ-अ-डेज़, तो वो हैप्पी है पावर लूम के साथ, अगर उसकी सैलरी अगर कम भी मिल रही है, स्टिल दे वांट टू वर्क विद द पावर लूम ओनली। दो द पावर लूम डिज़ाइन्स आर नॉट इंट्रिकेट, पावर लूम के डिज़ाइन उतने इंट्रिकेट एंड उतने कॉम्प्लेक्स नहीं होते हैं एज़ कंपेयर टू हैंडलूम,
बट होता क्या है कि ये इजीली कॉपीएबल होते हैं एंड जिसकी वजह से ये इट कैन बी रिपीटेड ऑन पावर लूम। तो इससे क्या होता है कि पावर लूम पे बहुत जल्दी-जल्दी जो है आउटपुट निकलता रहता है। बट अगर अब हमने देखा है कि तकरीबन 10 से 30 दिन एवरेज ये जो साड़ी है, तो बनने के लिए लगता है हैंडलूम पे, डिपेंडिंग ऑन कितना वो कॉम्प्लेक्स है। तो जो बहुत कम व्यूअर है कि जो अभी वर्क करना चाहता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत कम वेजेस उनको देता है, या उनका जो भी फ़ायदा है या प्रॉफ़िट है वो बहुत कम होता है। इसकी वजह से भी व्यूअर अभी वीविंग इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहते। तो अगर व्यूअर्स की या वर्कर की प्रॉब्लम देखें वीविंग इंडस्ट्री में, तो उनको इतना कम खाना में पैसा मिलता है, जिसकी वजह से उनको खाने के प्रॉब्लम है, उनके खाने का प्रॉब्लम है, उनके पास खुद का अच्छे से घर नहीं है, तो इसलिए वो गरीबी में रहते हैं। हमेशा दुखी रहते हैं, उनको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है। तो बहुत सारे व्यूअर क्या करते हैं, सिटी में जाकर अलग-अलग जभी भी काम नहीं होता है, तो अलग-अलग काम करने की कोशिश करते हैं। बट उसमें भी उनका स्किल लेवल ज़्यादा नहीं होने के कारण, क्योंकि उनको काम तो सिर्फ़ वीविंग का आता है, इसके लिए उनको मैनुअल या लेबर जॉब ही करने होते हैं। तो सिल्क फैब्रिक जो है तो वीवर के क्या-क्या चैलेंजेस हैं? तो उनको वेजेस या रेम्यूनरेशन या प्रॉफ़िट, हम अगर मान लीजिए वो खुद ही कर रहे हैं, तो उनको प्रॉफ़िट या वेजेस, रेम्यूनरेशन बहुत कम मिलता है। तो अगर उनको वीविंग करना है तो उनका खुद का हैंडलूम उनको खरीदना पड़ता है, जो अराउंड 25,000 पर ईच लूम उनको में उसकी कॉस्ट है, और वो उनको अपने खुद के पैसे से खरीदना पड़ता है। तो दे स्पेंड लॉट ऑफ अर्निंग इन द रिपेइंग लोन। तो उसके बाद जो भी उन्होंने फैब्रिक बनाया, तो उसके उसमें से बहुत सारा प्रॉफिट जो है, तो उनको वो उनका लोन जो है, तो उसको रीपे करने में इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो बहुत सारे ट्रेडर जो होते हैं, तो ऑलरेडी जो व्यूअर होता है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो थोड़ा कॉस्टली बेचते हैं, हाई इंटरेस्ट रेट पे बेचते हैं, टू एक्सप्लॉइट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द व्यूअर। तो जिसकी वजह से जो 25,000 का जो उनके पास जो मशीन है या लूम लिया है उन्होंने, तो वो शायद हो सकता है कि 30-35,000 में भी वो ट्रेडर शायद उनको बेच दे। तो सम टाइम जो ट्रेडर होता है, तो ट्रेडर कभी-कभी किसी फैब्रिक के लिए या साड़ी के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन जब फिनिश गुड लेने की बात आती है, तो वो बोलता है कि अरे वो क्लाइंट अवेलेबल नहीं है। तो जिसकी वजह से तो ये जो फिनिश प्रोडक्ट है, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी बन जाता है, तो व्यूअर का ज़िम्मेदारी बन जाता है। तो जिसकी वजह से व्यूअर को क्या होता है कि उस फैब्रिक के लिए उसने, क्योंकि उसमें रॉ मटेरियल डाला है, उसके ऊपर वर्क किया है, उसने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया है। तो उसके बाद जो भी उसका फिनिश प्रोडक्ट बना है, तो उसको बेचने के लिए उसको खुद को व्यूअर को नए जो बायर है वो ढूँढने पड़ते हैं। जिसकी वजह से उसका जो प्रोडक्शन हाउस है, तो वो तब तक बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से व्यूअर का इनकम भी कम हो जाता है, क्योंकि वो बायर ढूँढने के लिए अगर बाहर जाएगा तो वीविंग करेगा कौन? तो व्यूअर जो है, तो नाउ-अ-डेज़ अभी जो व्यूअर है, बहुत सारे व्यूअर बहुत सारे लेज़ी हो गए हैं बिकॉज़ ऑफ पावर लूम। अभी वो पावर लूम पे काम करना चाहता है, हैंडलूम पे काम करने वाले व्यूअर बहुत कम है। तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं नाउ-अ-डेज़ दे कॉम्प्रोमाइज़ विथ क्वालिटी फॉर हायर प्रॉफिट, जिसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, वो भी खराब हो रहा है। तो वांट गवर्नमेंट वेजेस, यानी कि बहुत सारे जो व्यूअर्स जो है, तो वो गवर्नमेंट के जो भी मिनिमम वेजेस है, तो वो चाहते हैं, लेकिन वो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर्स है, व्यूअर है कि जिन्होंने ऑर्डर लिया है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ऑर्डर कंप्लीट करना। तो एग्जैक्टली ये जो लेबर है, तो लेबर की प्रॉब्लम कैसे उनको तकलीफ दे रही है। तो अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वीवर है, तो वो क्या है कि गरीब जब छोटा था, तभी क्या होता था, त त तभी तभी छोटा था, तभी वो वीविंग करना स्टार्ट कर दिया। तो इसकी वजह से उसको जब छोटा था, तो उसको पुअर वेजेस मिले, और उसका एजुकेशन भी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, वो बहुत डिटेरियोरेटिंग लेबर स्टैंडर्ड में, यानी खराब परिस्थिति में उसने काम करने लगा, और वैसे ही क्या हो गया, वो एडल्ट हो गया, एंड जिसकी वजह से उसके पास सिर्फ वीविंग का स्किल है और ज़्यादा एजुकेशन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि एजुकेशन नहीं होने के कारण वो लो लेवल ऑफ यूनियनाइज़ेशन हो गया, यानी कि एक एग्ज़ैक्ट वो ग्रुप या यूनियन नहीं बना सकता है, और वैसे ही उसका फैमिली का कंडीशन ऑलरेडी खराब था, इसकी वजह से जो चाइल्ड लेबर बना। तो ये कंटीन्यूअस साइकिल है जो खत्म नहीं होता है, क्योंकि वीवर है, तो वीवर के बच्चे भी ऐसे ही गरीबी में जीते रहेंगे। तो पॉवर्टी एंड लो इनकम होता है, तो इसकी वजह से चाइल्ड जो है, तो चाइल्ड को काम करना चालू हो जाता है, तो उसका स्कूलिंग छूट जाता है, एंड फिर ये अनस्किल्ड लेबर बन जाता है या सेमी स्किल्ड वर्कर बन जाता है,
इसकी वजह से उसका जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है या उसकी जो सैलरी है या रेम्युनरेशन या वेजेस है बहुत कम रहेगी। तो उसकी वजह से जो उसका जो रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ कम्युनिटीज़ टू इनोवेट एंड रिस्पॉन्ड टू शॉक्स, यानी उनके पास एजुकेशन नहीं है तो उनको पता नहीं लगता है कि इसमें से बाहर कैसा है। एंड लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑन रूरल इकोनॉमीज, उनके पास खेती वगैरह भी नहीं होता है, तो ये इसकी वजह से दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा एक लेबर का एक विशेष साइकिल है कि जो ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री में चालू ही रहता है इंडिया की बात करें तो। तो अगर वीवर की करंट कंडीशन की बात करें तो वीवर जो है तो बहुत सारे वीवर है या मैन्युफैक्चरर है, तो ये प्रोफेशन को छोड़ना चाहते हैं बिकॉज ऑफ द लो इनकम। तो व्यूअर जो है तो व्यूअर है तो वो अपने बच्चों को सिखाना चाहता है, एजुकेट करना चाहता है और उनको सिटी में भेजना चाहता है या टाउन में भेजना चाहता है टू फाइंड अल्टरनेटिव परमानेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। क्योंकि वीविंग के प्रोसेस में क्या होता है कि 2-2 4-4 महीने ऑर्डर नहीं आता है, तो इसकी वजह से वीवर के पास कोई काम नहीं होता है। तो मैन्युफैक्चरर जो है तो फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रिटेन व्यूअर इवन आफ्टर पेइंग देम एक्स्ट्रा सम ऑफ मनी। अभी क्या हो रहा है कि इंडस्ट्री में बहुत सारा इंडस्ट्री में बहुत अच्छा वेजेस मिलता है, जिसकी वजह से बहुत सारे व्यूअर एक बेटर वेजेस के लिए वीविंग का काम छोड़कर सिटीज या टाउन में चले जाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत मुश्किल है टू फाइंड आउट द स्किल्ड व्यूअर। तो जो व्यूअर्स फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मीट एंड, तो व्यूअर को इतना पैसा ही नहीं मिल रहा है कि वो उसकी जो रोज की ज़रूरतें पूरा करे, तो इसकी वजह से व्यूअर हमेशा अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ढूँढने की ही तलाश में होता है। तो व्यूअर जो है तो गेट्स ऑलमोस्ट नथिंग फॉर हिज एफर्ट। व्यूअर अगर काम भी करता है तो उसको इतना कम उसका वेजेस मिलता है या रेम्युनरेशन मिलता है। तो वही द व्यूअर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वर्किंग एज़ अ व्यूअर। एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, व्यूअर ने कोई साड़ी बना के दे दी, तो जिसके बदले में ₹4000 ऑलमोस्ट उसको सारा कॉस्ट रॉ मटेरियल वगैरह मिलकर व्यूअर को मिल गया। तो उसके बदले में वही साड़ी अगर शोरूम में जाती है, तो वो वहाँ 8000 टू 10000 मिल जाता है। यानी कि अगर आप देखेंगे, तो इन्होंने तो सिर्फ़ वहाँ से परचेज़ किया 4000 में, फिर भी उसका फ़ायदा 4000 से 6000 हो गया। अगर कोई मैन्युफैक्चरर उसको एक्सपोर्ट कर रहा है अब्रॉड, तो उसको वो साड़ी का मिल जाएगा अराउंड 15000 टू 25000 रुपीज़। यानी आप देखेंगे तो व्यूअर को तो ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है, लेकिन ये जो शॉप है या शोरूम ओनर है, या अब्रॉड में उसको एक्सपोर्ट करने वाले जो भी मैन्युफैक्चरर है, तो दे आर गेटिंग वेरी ह्यूज प्रॉफिट। इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो ये जो बनारसी साड़ी है या इसका फैब्रिक है, उसको कंटीन्यूअस डिमांड है मार्केट में। एंड बहुत सारे लोग हैं कि जो इनको ये प्रोडक्ट जो है तो बनारसी साड़ी का ये उनको चाहिए। जो वीविंग इंडस्ट्री है, तो वीविंग इंडस्ट्री में पुटिंग आउट जो सिस्टम है, तो उसको फ़ॉलो किया जाता है। तो पुटिंग आउट सिस्टम में एक मैन्युफैक्चरर रहता है। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, तो रॉ मटेरियल एंड जो भी कुछ नेसेसरी चीज़ें हैं, एक्सेप्ट द पावर लूम, तो सॉरी हैंडलूम। तो हैंडलूम तो ये वीवर के पास खुद का होना चाहिए। तो ये सारा मटेरियल इसको देता है वीवर को, तो वीवर उसके बदले में सारा जो डिज़ाइन है, एज़ पर द डिज़ाइन वे वीविंग करके ये फिनिश प्रोडक्ट बना देता है और फिनिश प्रोडक्ट बनाने के बाद ये प्रोडक्ट किसको देता है? मैन्युफैक्चरर को देता है। और मैन्युफैक्चरर इसके बदले में कुछ पैसा जो है, यानी कि कुछ पैसा जो है, छोटा-सा हिस्सा जो है, तो वो वीवर को देता है। तो ये जो सिस्टम है प्रिवेलेंट है इन इंडिया में। तो सिल्क इंडस्ट्री में पुटिंग आउट सिस्टम क्या है, तो मैन्युफैक्चरर जो है या ट्रेडर है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है वर्क अमंग द वीवर एज़ पर द डिमांड। तो यानी कि उसके पास जितने ऑर्डर रहेगी तो वो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग जॉब बेसिस पे यानी कि पीस बेसिस पे काम दे देगा। मैन्युफैक्चरर जो है तो वो रॉ मटेरियल परचेज़ कर लेगा या अदर चीज़ें जो है नेसेसरी एज़ अ रॉ मटेरियल, तो उस वो परचेज़ करके वीवर को दे देगा वीविंग पर्पज़ के लिए। तो फिर वीवर जो है तो अपना वीवर का खुद का हैंडलूम रहेगा जो उसने ऑलरेडी लोन पे खरीद लिया है, तो उसके ऊपर वीविंग कर लेगा। और वीविंग करने के बाद वीवर वीवर को कोई चिंता नहीं है कि रॉ मटेरियल खरीदने का या कस्टमर को ढूँढने का फॉर फिनिश गुड के सेल के लिए, तो ये सारा मैन्युफैक्चरर कर देगा। लेकिन इसके बदले में वीवर जो है तो इसको उसके काम के बदले में बहुत लो रेम्युनरेशन मिलता है। तो इसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरर जो होता है वो मैक्सिमम इसमें से प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है, या जो ट्रेडर होता है वो इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर होता है उसको कंप्लीट नॉलेज होता है मार्केट का। उसको पता होता है कि कहाँ से सस्ता रॉ मटेरियल खरीद सके, कहाँ से महंगी दामों पर ये फिनिश प्रोडक्ट बेच सके, और अभी फिलहाल करंट लेवल क्या है मार्केट का, वहाँ के प्राइसेस कैसे चल रहे हैं,
तो इसका सारा नॉलेज जो होता है वो मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर का होता है। जनरली एक्चुअली मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर जो ये होते हैं, ये पढ़े-लिखे लोग होते हैं एंड कंपैरेटिव हम देखेंगे तो ये जो वीवर कैटेगरी के लोग होते हैं, तो कंपैरेटिवली कम पढ़े-लिखे होते हैं, तो ये तो डिफरेंस थोड़ा क्रिएट कर देता है और ये बिकॉज़ ऑफ दिस एजुकेशन तो ये एक्सप्लॉइट करते हैं मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर वीवर को। तो ये जो सिस्टम है पुटिंग आउट सिस्टम ये प्रिवेलेंट है इंडिया में खास करके वीविंग इंडस्ट्री में। तो कोऑपरेटिव अगर सोसाइटीज़ की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में क्या होता है कि लोग एक साथ आते हैं और काम करते हैं, एक-दूसरे को मदद करते हैं और कोई भी थर्ड पर्सन जो है तो वहाँ तक का वो एज़ अ मिडल एजेंट नहीं यूज़ करते हैं। तो ये सारे लोग एक साथ आते हैं, उसमें अपना-अपना कैपिटल लगाते हैं और रॉ मटेरियल खुद लाते हैं, खुद ही बनाते हैं एंड खुद ही उसको एडवर्टाइज़ करके प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश करते हैं। जिसमें कोई जिसकी वजह से कोई अगर मिडलमैन अगर ये इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो अपने आप जो सोसाइटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी तो इसमें क्या हो जाएगा उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा और उनका ग्रोथ हो जाएगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है तो वो एक यूनिटी लाने की कोशिश करता है, लोगों में उत्साह बढ़ाने की कोशिश करता है। जो उसके मेंबर्स है कोऑपरेटिव सोसाइटी के तो उनका वेलफेयर यानी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट देने की कोशिश करता है। जिसकी वजह से रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ यानी कैसे हमने देखा कि ट्रेडर है या मैन्युफैक्चरर है वो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो ये कम करने की कोशिश करता है। और इक्वल राइट लाने की कोशिश करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। मोरल प्रिंसिपल देने की कोशिश करता है, जो उनके स्किल है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी डेवलप करने के बाद या एस्टेब्लिश करने के बाद, जो भी वहाँ के व्यूअर्स वगैरह है, तो उनको स्किल देने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अगर उनके पास इम्प्रूव्ड स्किल रहेंगे, तो उनको पैसा कमाने का जो वे है, वो भी उनका इम्प्रूव रहेगा या बेटर रहेगा। जो मिडलमैन है, तो मिडलमैन को यहाँ रिमूव किया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट लोन फैसिलिटीज़ भी देता है उनको, तो जिसकी वजह से वो लोन पे हैंडलूम वगैरह ले सकते हैं या रॉ मटेरियल वगैरह खरीद सकते हैं। फिर इकोनॉमिक ये इसकी वजह से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा कोशिश करेगा कि जो वीविंग इंडस्ट्री या वर्कर क्लास है, उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए। तो वीवर कोऑपरेटिव जो है, तो ये सेटअप किए गए हैं थ्रू आउट इंडिया बाय द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये जो वीवर को मदद करते हैं टू हेल्प अर्न मोर तो ये जो डिपेंडेंस है व्यूअर्स का ऑन द मैन्युफैक्चरर ट्रेडर तो वो डिपेंडेंस कम जो है, तो ये करने की कोशिश किया जाता है। तो व्यूअर जो होते हैं, तो व्यूअर कम टुगेदर फॉर देयर ओन प्रॉफिट। ये सारे लोग एक साथ आके काम करते हैं। वो खुद का फैब्रिक बनाते हैं, मार्केट में सेल करते हैं, एडवर्टाइज़मेंट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं। गवर्नमेंट हेल्प टू बाय रॉ मटेरियल, हैंडलूम हेल्प देम देयर सेल प्रोडक्ट तो जो भी उनके जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट उनको रॉ मटेरियल खरीदने में मदद करता है। हैंडलूम जो है, तो हैंडलूम खरीदने में मदद करता है। जो फिनिश प्रोडक्ट भी जो है, तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल करने की कोशिश करता है। यानी बायर एंड सेलर जो है, तो उसका मीटिंग करवा के देता है। तो अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के अगर हम लॉ जो है, वो अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करने लगे, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक जस्टिस जो है, तो व्यूअर को हम आसानी से दे सकते हैं। तो इसकी वजह से ये जो इक्वालिटी टू व्यूअर्स है या टू इंडियन मार्केट, वो आसानी से हम कर सकते हैं विद द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोऑपरेटिव लॉज़। मार्केट जो इक्वालिटी है, तो वो ये हमें लाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। तो मार्केट इक्वालिटी यानी कि देखेंगे आप, तो मार्केट में अलग-अलग लोग मान मान लीजिए सेम काम कर रहे हैं। तो सेम काम करने के बावजूद किसी को कम पैसा मिल रहा है, किसी को उससे थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, किसी को उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, किसी को उससे भी ज़्यादा मिल रहा है, किसी को और कम मिल रहा है, किसी को और कम मिल रहा है। तो यानी कि ये मार्केट इक्वालिटी तभी आ सकती है जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन करे और जिसको भी जितना जस्टिफाइबल उसका रेम्यूनरेशन है या उसका प्रॉफिट है जितना हो रहा है, तो अगर वो देने की कोशिश करे तो अपने आप मार्केट इक्वालिटी हो जाएगा। और मार्केट में जितना इनइक्वालिटी रहेगा उतना ही डिसेंट या डिसकंटेंटमेंट रहेगा सोसाइटी में। तो यानी हमेशा एक रिच एंड पुअर का अगर जो गैप है वो मेंटेन हो जाएगा बिकॉज़ ऑफ द मार्केट इनइक्वालिटी। तो सिल्क इंडस्ट्री जो है, तो ये मार्केट इक्वालिटी की अगर हम इसमें बात करें तो एक्सपोर्टर्स इसमें बहुत सारे प्रॉफ़िट करते हैं, ह्यूज प्रॉफ़िट करते हैं। एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा ह्यूज प्रॉफ़िट करते हैं, उसके बाद मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर है, तो वो प्रॉफ़िट करते हैं। और जो वीवर होता है, वो स्ट्रगल करता रहता है, उसकी डेली जो भी ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करने के लिए, यानी कि उसको बहुत कम पैसा मिलता है। तो जो बिग बिज़नेसमैन जो है, तो वो इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, एस्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्री, लैंड खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिनिश गुड खरीदते हैं।
उसको स्टॉक करके रखते हैं, जिसकी वजह से दे कैन अर्न मोर। बट लेकिन जो पुअर व्यूअर्स होते हैं वो हमेशा डिपेंड रहते हैं डिपेंड ऑन रिच बिजनेसमैन फॉर द रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, बायर्स, ऑर्डर्स, मशीन्स, एम्प्लॉयमेंट, वेजेस, रेम्यूनरेशन। तो ये सारे पुअर व्यूअर जो होते हैं हमेशा जो रिच बिजनेसमैन है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए रिच बिजनेसमैन में ऐसा कोई भी अगर नया पॉलिसी लाया तो हमेशा जो गरीब है तो उसमें जो वो पिसता रहेगा या उसको हमेशा उसकी वजह से तकलीफ ही हो जाएगी। सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना की बात करें तो सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो दुनिया में सबसे पहला अगर सिल्क कहीं बनाया रहेगा तो वो हमेशा चाइना में ही बनाया रहेगा। तो चाइना जो है तो यहाँ एग्ज़ैक्टली हैंडलूम पे, पावरलूम पे बहुत सारा रॉ मटेरियल बनता है, इवन फिनिश प्रोडक्ट बनता है। तो सिल्क इंडस्ट्री इन चाइना 60% ऑफ द वर्ल्ड का जो सिल्क प्रोडक्ट है वो चाइना बनाता है। तो ये लीडिंग प्रोड्यूसर है ऑफ द रॉ मटेरियल, रॉ सिल्क एज़ वेल एज़ सिल्क फैब्रिक। तो सीकियांग, लोअर है याग्दे कियांग वैली जो है, तो इस रीजन में ये होम है ऑफ सिल्क मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड। तो जो मेन प्रोडक्शन रीजन है चाइना में वो है शंघाई, हैंगझाऊ एंड कैंटन रीजन है, यहाँ बहुत सारा सिल्क प्रोडक्शन होता है।